किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लियाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लियाओ जी। चौपाल देखबावाला सगला दर्शकों को कार्यक्रम में स्वागत करूं। दर्शक भाई बहनों, आज की चौपाल में मैं जानकारियां ले आया हाँ जो अपना प्रदेश में अबार की टेम चाल रही है। बातें अपना चारू मेर जो तैयारियां चाल रही है, बाकी तैयारियां चाल रही है अपने चारू मेर अपना प्रदेश में रबी की फसलों की बुआई की। ये महीना से बाकी बुआई शुरू हो जावे है, 1-2 महीना तक बुआई चाले, पचे फसलों की बढ़ाई चाले। सगली बातें आप सोचा हाँ और जब विचार करा हाँ तो आही तैयारी आप करा हाँ कि अब की बार पुरजोर तो मेहनत करछूँ, बस सगली बातों को मैं ध्यान राखूँ, सगली तैयारियां करछूँ जिसू मने मिले उपज बत्ती मैं उपज लेऊँ ज़्यादा और मेहनत करूँ कम। तो ये बात को ध्यान रखा तो आप सबसे ज़्यादा जो बात सोचा हाँ बात आ जाया करे है उर्वरक प्रबंधन की। और उर्वरक प्रबंधन की बात आवे तो उर्वरक प्रबंधन हुआ कहीं है किया करे, कशा उर्वरक आपने रबी की फसलों के दौरान देना चाहिए, कहीं कहीं सावधानियां रखना चाहिए। तो ऐ सगली जानकारियां आज की चौपाल में मैं ले रहा हाँ और जानकारियां देवा की खातर अपने साथ कार्यक्रम में पधार्या है डॉक्टर अजय प्रताप सिंह जी। आपको कार्यक्रम में स्वागत करूँ हूँ। धन्यवाद। आप वरिष्ठ प्रबंधक कृषि सेवाएं हैं इफ्को में। और अब आप जाना कि जो आप बात कर रहे हैं कि रबी की फसलों में उर्वरक प्रबंधन किया करा, तो सबसे पहले बिया तो सगला किसान भाई जाना है कि रबी की फसलों की बुआई को टाइम अक्टूबर-नवंबर से शुरू हो जाया करे है। लेकिन फिर भी कोई वहाँ का जो नया किसान है, नया दर्शक है, बाकी खातर आप पहले जान लिया कि रबी की फसलों की विशेषता कहीं है और बाकी उर्वरक प्रबंधन की भी बात जाना ला। तो पहले रबी की फसलों सुमाने शुरुआत बताओ जी। तो किसान भाइयों राम राम। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा अभी रबी का सीज़न प्रारंभ होने वाला है और उसमें मुख्य रूप से हम गेहूं, जौ, चना, सरसों, मेथी, जीरा, मटर, मसूर आदि फसलों की खेती करेंगे। और इनका उत्पादन बढ़ाने में जैसा हम जानते हैं कि उर्वरकों का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो इसलिए हमें उर्वरकों का प्रबंध अच्छी तरह से करना चाहिए। और उर्वरकों का प्रबंध करने से पहले सबसे पहले हमें अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए और उस जांच में जिसकी कमी हो या ज़्यादा हो उसी के हिसाब से हमें उन पोषक तत्वों की या उन उर्वरकों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ऐ तो बात हुई कि कसी कसी रबी की फसलें हुए हैं, कहीं बाको बुआई को टेम हुआ है और उर्वरकों की कहीं उपयोगिता हुआ है। लेकिन फिर भी आप जाना कि उर्वरक क्यों ज़रूरी है फसलों की खातर। जैसा कि वैज्ञानिक शोधों ने बताया है कि उर्वरकों से लगभग हम अपनी उपज दूना कर सकते हैं। इसलिए हम समझ सकते हैं क्योंकि उर्वरकों का योगदान बहुत ज़्यादा है फसल उत्पादन में। और उर्वरक हम देते क्यों हैं? क्योंकि जैसे हम मनुष्यों को या पशुओं को अपनी दिन की क्रिया करने के लिए, दिनचर्या करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है या भोजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से फसलों को भी भोजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और उन फसलों को वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं आवश्यक पोषक तत्व।
जो कि 17 प्रकार के होते हैं। तो हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि पौधों को 17 तरह के भोजन की आवश्यकता होती है, और ये भोजन फसलें मुख्यतः मिट्टी के ही द्वारा लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। लेकिन लगातार खेती करने से, ज़्यादा उपज वाली वैरायटी लगाने से ज़्यादा उत्पादन हमें प्राप्त हुआ, तो ज़मीन से ज़्यादा पोषक तत्व पौधों के द्वारा लिया गया, और इसलिए ज़मीन में या मिट्टी में हम कहें उनकी कमी धीरे धीरे होने लगी है, और इसलिए उनको अलग से मिट्टी में देने की ज़रूरत है, जिनको हम चाहे जैविक खादों से देते हैं या रासायनिक खादों से देते हैं। जैव उर्वरक है, बायो स्टिमुलेंट हैं, और अभी विगत कुछ वर्षों में नैनो फर्टिलाइज़र हैं। इनके माध्यम से हम इन उर्वरकों को दे सकते हैं। तो यह तो है उर्वरकों की उपयोगिता का उर्वरक क्यों जरूरी है। और आप आज बढ़िया बात बताई कि जी आप आपनो रख रखाव अपनी देख रेख करा, हाँ का आपने अच्छा खाणो चाहिए ताकि आप बीमार नहीं पड़ा। तो वही फसलों की बात है, उर्वरक बाको खाण पाण च, तो आपने बाको खाना पीना की व्यवस्था पूरी कराला तो वह भी आपने उपज बढ़िया ही देवला। और अब बात आवा है जब उर्वरक प्रबंधन की, तो वो जो प्रबंधन आप जो कह रही हैं कि आप सारा तरीका का तौर तरीका का प्रबंधन कराला तो मानो उपज अच्छी मिले। तो बी के दौरान उर्वरक प्रबंधन की बात कहीं है। तो सबसे पहले तो हमें देखनी है कि कौन सी फसल हमें लेनी है। अब मान लेते हैं कि हमें गेहूं की फसल लेनी है, तो जो वैज्ञानिक सिफारिश है कि अगर हमें 1 हेक्टेयर में गेहूं की उपज लेनी है तो उसमें हमें लगभग 120 किलो नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस पोषक तत्व देना है। तो 120 किलो नाइट्रोजन देने के लिए हमें लगभग 250 किलो यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, और साथ ही साथ 90 किलो डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यही 2 प्रमुख उर्वरक हैं जो आज के दिन में हमारे किसान भाई राजस्थान राज्य में उपयोग करते हैं। तो दूसरी बात, पहली बात तो ये कि उर्वरकों का चयन, फिर दूसरी बात है कि समय कब दिया जाए। तो जैसे डीएपी जो है उसको हम बिजाई के समय या बुआई के समय ही देते हैं, मतलब कि जब हम बिजाई करते हैं तभी उनको देना चाहिए। और ये डीएपी जो है इसके दाने बीज के नीचे पड़नी चाहिए। इसका मतलब है कि इसको हमें सीड ड्रिल के माध्यम से, जो सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल होता है उसके माध्यम से ही फर्टिलाइज़र और बिजाई दोनों देना चाहिए, जिससे कि डीएपी खाद जो है अपना बीज के नीचे पड़े, और इसकी मात्रा लगभग प्रति हेक्टेयर 90 किलोग्राम होनी चाहिए। अच्छा, बीजों का बुआई से पहले उसका बीज उपचार भी करना आवश्यक है कि जिससे कि हम अपना उत्पादन बढ़ा सकें। तो वैसे तो किसान भाई हमारे जो फफूंदनाशी है या कीटनाशी है उससे बीज उपचार करते हैं, लेकिन हम अगर पोषक तत्वों की बात करें तो उसमें हमें नैनो डीएपी और कंसोर्टिया तरल आता है। कंसोर्टिया तरल एक जैव उर्वरक है, उसका हमें बीज उपचार करना चाहिए। तो गेहूं के फसल अगर है तो उसमें 1 किलोग्राम बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी तथा लगभग 10 मिलीलीटर तरल कंसोर्टिया को मिला के बीज उपचारित करके उसको 15 से 20 मिनट धूप में सुखा के इसकी बिजाई कर सकते हैं। और अगर हमने ये बीज उपचार किया है तो डीएपी की मात्रा हम आधा से 2/3 या 3/4 कर सकते हैं। मतलब जहाँ हमें 90 किलो की आवश्यकता था वहाँ पे हम 45 किलो से लेके 67 किलो तक भी उपयोग करते हैं, तो हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसी समय हमें जो यूरिया देना है उसकी भी लगभग आधी मात्रा बिजाई के समय ही दे देनी चाहिए। और जिन मिट्टियों में पोटास की कमी हो, जिंक की कमी हो या सल्फर की कमी है, तो पोटास के लिए हमें म्यूरेट ऑफ पोटास आता है, उसका हमें लगभग 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। या अभी जैसे नेचुरल पोटास के नाम पे ये ऑर्गेनिक पोटास एक आ रहा है, उसका भी उपयोग कर रहे हैं, तो उसका लगभग हमें 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा से करना चाहिए। अगर जिंक की कमी है तो हमें जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करें, या इसका आधा मात्रा कर सकते हैं। बाद में हम नैनो जिंक का उपयोग स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सल्फर की कमी है तो कमी के अनुसार हम देते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम 20 किलोग्राम सल्फर बेंटोनाइट प्रति हेक्टेयर की मात्रा से इसको सिफारिश की जाती है। तो वो है उचित उर्वरक प्रबंधन। जी, मतलब कि आपने कतरो उर्वरक देनो है, किया देनो है,
कई टेम देनो है, ए जो सगली बातों को अपन ने ध्यान रखनो है, सावधानियां रखनी है, वही उर्वरक प्रबंधन है। बिजाई के दौरान किया देनो है, पाछे किया देनो है, ए सगली बातों को अपन ने ध्यान रखना चाहिए। और जब आप बात करिए कि बिजाई के दौरान तो आप मैंने बहुत अच्छा तरीका से समझाया कि की तरीका से अपन ने देना चाहिए। अब खड़ी फसलों की जब आप बात करा तो भी टेम कहाँ देना चाहिए, कहीं सावधानियां रखनी चाहिए। तो खड़ी फसल में मुख्यतः हमें नाइट्रोजन तत्व की या पोषक तत्व की आपूर्ति करनी होती है, जिसको हम सामान्यतः यूरिया के माध्यम से देते हैं। और अगर हमें किसी अन्य पोषक तत्व की कमी आती है तो उसको भी हम आपूर्ति करते हैं। इन किसान भाइयों, ये हमें ध्यान रखना है कि खड़ी फसल में हमें तत्वों को मिट्टी में ना देके उसको स्प्रे के माध्यम से देना चाहिए, क्योंकि हमें जो पोषक तत्व देना है वो फसल को देना है, ना कि मिट्टी को देना है। तो अभी जैसे हम दानेदार यूरिया का उपयोग करते हैं तो उसका हम छिड़काव विधि से मिट्टी में देते हैं, मिट्टी के माध्यम से फिर वो फसल ले पाती है। लेकिन इसमें जैसे हम जानते हैं कि हमारी मिट्टी में बहुत समस्याएं हैं। जैसा कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो सामान्य पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए, लेकिन पीएच मान 8 या 8.5 के ऊपर हो चुका है। ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा मिट्टी में कम से कम आधा प्रतिशत होना चाहिए, लेकिन वो 10.2%, 10.1% या बहुत सी जगह पे, अगर हम जैसलमेर की बात करें, चूरू की बात करें, बीकानेर जहाँ पे बलुई मिट्टी है पूरा, वहाँ पे 0% तक ऑर्गेनिक कार्बन हो गया है। तो जब ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बहुत कम होती है, और ये सूक्ष्म जीव मिट्टी में होना अति आवश्यक है अगर हमने मिट्टी में खाद दिया है, क्योंकि यूरिया या डीएपी जो हम देते हैं मिट्टी में वो सीधे फसलें नहीं ले पाती हैं, उसका रूप जब ये सूक्ष्म जीव बदलते हैं तब ले पाते हैं। तो सूक्ष्म ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, हमारे कार्बनिक अंश नहीं है मिट्टी में, तो सूक्ष्म जीव नहीं है। फिर सामान्य तापमान होना चाहिए, मतलब 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ठंडी में हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पर्याप्त मात्रा में ज़मीन में नमी भी होनी चाहिए, लेकिन वो नमी भी ज़मीन में नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ वर्षा आधारित खेती है, सिंचित के उतने साधन है नहीं, तो पर्याप्त मात्रा में नमी भी नहीं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी की संरचना हमारी दोमट होनी चाहिए, जबकि हमारे यहाँ अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो वहाँ पे बलुई मिट्टी ज़्यादा है, और अगर हम कोटा क्षेत्र या उदयपुर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे हमारी बहुत क्ले मिट्टी है, मतलब बहुत सख्त मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, और ये दोनों ही बहुत विपरीत मिट्टियाँ हैं। तो हम देख रहे हैं कि ना हमारे हाथ में पीएच मान है, ना सूक्ष्म जीव है, ना टेम्परेचर है, आपका तापमान है, ना नमी है, और ना मिट्टी की संरचना है। तो इस दशा में कि अगर हम मिट्टी में खाद देते भी हैं तो वो फसलों को पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाती है। अगर हम वैसे तो सामान्य जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि यूरिया जो डालते हैं उसका 1/3 हिस्सा ही फसलों को मिल पाता है, वो भी सामान्य मिट्टी में। लेकिन जैसा मैं बताया अपने यहाँ की विपरीत परिस्थितियाँ हैं, तो मुश्किल से 5वां हिस्सा ही यूरिया में और 10वां हिस्सा केवल डीएपी में फसलों को मिल पाता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इससे देखते हैं कि हमारा उर्वरक मिट्टी में देने से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो इस दशा में हमें स्प्रे के माध्यम से, छिड़काव के पंप से जो छिड़काव करते हैं उसके माध्यम से ही उर्वरकों का स्प्रे करना चाहिए। अब बात आती है कि कौन से उर्वरक हम स्प्रे कर सकते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक है अपने जो अभी नए आए हैं नैनो उर्वरक। उसमें नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, नैनो जिंक है, नैनो कॉपर है। तो जो भी हमारे कमी हो, अगर हमें नाइट्रोजन की कमी आ रही है तो हम नैनो यूरिया का स्प्रे करें, फास्फोरस की आ रही है तो नैनो डीएपी का स्प्रे करें, और अगर जिंक की कमी है तो नैनो जिंक का कर सकते हैं, और कॉपर का है तो नैनो कॉपर का कर सकते हैं। तो ये जो नैनो उर्वरकों की सबसे बड़ी खासियत है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ उर्वरक है, और इनको उपयोग हम किसी भी चीज़ के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई खड़ी फसल में 30 से 35 दिन की जब फसल हो जाती है तो उसमें घास मारने वाली दवा मारेंगे, जैसे गेहूं में है, जौ में है, उसमें तो 100% मारते हैं। तो उनके साथ भी मिला के हम इनका उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। इनके बीच में सामान्यतः कोई रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन अगर हम पहली बार कोई दवा लाए हैं और हमें कोई शंका है तो उसको हमें एक जैसे गिलास पानी लें, उसमें 2-4 बूंद अपना हम
नैनो डीएपी के डालें, और जो दवा स्प्रे करना चाहते हैं वो मिला के देख लें। अगर उसमें दही की तरह फटता नहीं है, कोई अवक्षेप नहीं मिलता है, तो मतलब उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। जहाँ तक अभी तक हमने जो प्रयोग किए करके देखें, जो हमारे किसान भाइयों से बात होती है, अभी तक ऐसा कोई केमिकल नहीं मिला है जिसके साथ नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का या नैनो फर्टिलाइजर का रिएक्शन हो। तो हम कह सकते हैं कि हम इसको किसी की भी केमिकल के साथ या कीटनाशी के साथ, खरपतवारनाशी के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा, फसलों को भोजन भी मिल जाएगा, मतलब प्लांट न्यूट्रिशन भी हो जाएगा, और फसलों की सुरक्षा भी हो जाएगी, प्लांट प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। तो हम खड़ी फसल में हमें स्प्रे के द्वारा ही और ज़्यादा से ज़्यादा नैनो उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। बात करें मात्रा, तो हम 1 लीटर पानी में 2 से 4 मिलीलीटर, जिन फसलों की नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है उसमें हम 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में लेते हैं, और जिनमें कम आवश्यकता होती है उसमें 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका घोल बना के स्प्रे कर देते हैं। तो जनरली हमारे किसान भाई पीठ वाली टंकी का उपयोग करते हैं, जो 16 लीटर की टंकी होती है, तो उसमें लगभग हमें 2.5 ढक्कन, क्योंकि जो ढक्कन इस बोतल में नैनो डीएपी या नैनो यूरिया का है उसमें 2.5 ढक्कन डालना है उसका, वो 25 मिलीलीटर का एक ढक्कन होता है, तो लगभग 62.5 मिलीलीटर चला जाता है पानी नैनो यूरिया या नैनो डीएपी। हम इन दोनों को, नैनो यूरिया नैनो डीएपी को मिला के भी दे सकते हैं साथ में, तो हमें फिर लगभग 1.25 ढक्कन या 1.5 ढक्कन उसको टंकी में डालना चाहिए। अगर ट्रैक्टर वाली टंकी का उपयोग कर रहे हैं जो कि 500 लीटर की होती है, तो उसमें हमें 4 बोतल, जो 500 मिलीलीटर की बोतल आ रही है उसका 4 बोतल उपयोग करना है। चाहे नैनो यूरिया का उपयोग करें, चाहे नैनो डीएपी का, या दोनों मिला के कर रहे हैं तो 2-2 कर सकते हैं, 3-1 का भी हम अनुपात मिला के कर सकते हैं। इन्हीं के साथ तो ये इससे नैनो यूरिया से, नैनो डीएपी से हमारा नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी दूर हो जाएगी अगर है, और फसल अच्छी रहेगी हमारी। अगर उसी समय हमें जिंक की कमी महसूस हो रही है तो हम उसमें नैनो जिंक भी मिला सकते हैं। नैनो जिंक की मात्रा हमें 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखना है। और अगर मान लीजिए कापर की है या कोई फंगस बीमारी आ रही है, क्योंकि कापर का न्यूट्रिशन तो देगा ही देगा, उसको पोषण तो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई बीमारी फंगस से होती है तो उसकी भी रोकथाम वो करने में सहायक होता है, तो उसको हम कापर का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो इन्हीं के साथ 1 मिलीलीटर कापर का भी स्प्रे मिला के कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो बातें समझ में आ रही है बी कमायने सबसे पहलो चरण, पहलो पड़ाव वही है कि आ सबको आपने मालूम करना पड़ेलो भाई अपनी फसल, अपनी जमीन में क्या की कमी है, जब आपा बीने उर्वरक आपा चयन कराला, और बी की खातर सबसे पहले आपा ने मृदा परीक्षण करवाना पड़ेलो। तो जब भी उर्वरक प्रबंधन की बात चलेली तो शुरुआत मृदा परीक्षण से ही हुएली, जो घणो जरूरी है। यदि आपा ने ठा पड़ेलो अपनी फसल ने कशा भोजन की जरूरत है और अपनी जमीन ने कशा बी की जरूरत है। और जो दूसरी बात हमारे समझ में आई कि जो आपा क्या करा हाँ कि उर्वरक, घना उर्वरक भाई जमीन ने खराब कर देवा है, तो भाई आपने जमीन में उर्वरक देनो ही कोनी जी। आपने जमीन में उर्वरक देनो ही नहीं चाहे, जे जमीन खराब हुए ली किया आपने फसलों के ऊपर देनो है उर्वरक, तो जमीन खराब हुए ही कोनी। तो आपने खड़ी फसलों के पत्ता पर उर्वरक देनो रहे, जड़ा में जमीन में उर्वरक कोनी देनो रहे, तो आपने ध्यान रखना चाहे जे तो अपनी जमीन, अपनी मिट्टी खराब हुए ही कोनी ली। हाँ, अभी आपने बोला कि उर्वरक देने से जमीन हमारी खराब हो रही है, और वो अब किसान भाइयों को दिखने भी लगा है। जैसे कि डीएपी जब खेत में डालते हैं तो मैंने पहले बताया कि मुश्किल से 15 से 20% ही फसलों को मिलता है। अगर हम 100 किलो डीएपी डाले हैं तो मात्र 80 मतलब 15 से 20 किलो फसलों को मिला, 80 से 85 किलो जमीन में रह गया। और जो डीएपी बनता है वो राख फास्फेट मतलब पत्थर से बनता है। तो हर साल जब वो ज़मीन में 80% रह जाता है तो ज़मीन भी हमारी सख्त होती जा रही है। और सख्त होने से क्या हो रहा है कि जहाँ पहले हम बैलों से जुताई करते थे या फिर ट्रैक्टर आया तो 15 से 20 हार्स पावर का ट्रैक्टर आया, अब आज के समय में 60 हार्स पावर 70 हार्स पावर का ट्रैक्टर, मतलब ज़्यादा उसमें ताकत लगानी पड़ी जुताई में। दूसरी बात, मिट्टी जब सख्त हो गई है तो उसमें जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है या कम हो पाता है, जिससे कि फसल का जो विकास ऊपर हो रहा है वो भी कम होता है। ज़मीन से फसलें जड़ों के माध्यम से ही पोषक तत्व या पानी लेते हैं तो वो भी सही मात्रा में नहीं ले पा रहे हैं। और चौथी बात, अभी जैसे हमें देखने को मिला कि जरा सा भी बारिश होती है तो खेत में पानी रुक जाता है। तो अगर हमारी छोटी फसल है, जैसे भी खरीफ में हमने देखा बहुत से क्षेत्रों में मूंग हुआ, सोयाबीन हुआ, उड़द हुआ, सब फसलें गल गई क्योंकि वो पानी अंदर
नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो सख्त हो रहा है। तो इसलिए ज़मीन में कम से कम उर्वरकों का उपयोग करना है। इसी तरह से यूरिया जैसे हम डाल रहे हैं, तो पहले जैसे हम बरसात में खेतों में जाते थे तो बहुत से केचुए दिखाई देते थे, लेकिन अब वो केचुए बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, बहुत कम, क्योंकि उसमें लगातार हम यूरिया डाल रहे हैं। तो एक तरह से उसमें अम्लता ज़्यादा मिट्टी में आ गई है, या वो नेचुरल सिस्टम जो था, प्राकृतिक परिस्थितियाँ जो थी वो खराब हो गई मिट्टी के। तो जो अच्छे, जैसे केचुआ सबसे बड़ा मित्र माना जाता है किसानों का, क्योंकि वो मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जो पोषक तत्व नीचे चले गए उनको ऊपर लेके आता है, तो वो सारे सिस्टम खराब हो रहा है। तो इसलिए मिट्टी में हमें वो चीज़ डालनी है कि जो कि मिट्टी के लिए बनी हो, जैसे कि कार्बनिक खादें, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, या फिर आपका बर्मी कंपोस्ट है, तो वो डालें, या जैव उर्वरकों का उपयोग करें। बिल्कुल, वही मैं पूछबो चाह रही आपने कि जो